हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है किसी भी स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन होता है तो हम उनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या क्या तरीके फॉलो किए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, किस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ। क्योंकि आप यह मान करके चलिए कि किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो पहली बार में नहीं होता है। वो भी वही मिस्टेक करते हैं जो मिस्टेक आप लोग अब कर रहे हो। तो वो आपको मिस्टेक्स बताएंगे, कैसे उन्होंने उन चीज़ों को सही किया, कैसे अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव किया, जिससे आपका सिलेक्शन और जल्दी हो सके। हमें विश्वास है कि आप ये सभी इंटरव्यूज देखेंगे तो कम से कम 1 साल जल्दी आप लोगों की जॉब लग पाएगी। तो आज हमारे साथ सिरोही से मोहित बरोलिया जी है, जिनका राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में जूनियर अकाउंटेंट पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और इसके अंदर इनके 238 मार्क्स है 450 में से। और वैसे टीआरए जेआरए में भी इनका सिलेक्शन हो रखा है, उसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। उसके अंदर इनके 550 मार्क्स है। एससी कैटेगरी में 100 नंबर प्लस है, तो उसमें भी इनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो मोहित जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। धन्यवाद सर। मोहित जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप जैसे इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं इस क्वेश्चन पर आऊंगा, आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो और बहुत सारे एग्जाम भी दिए होंगे। तो जब आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम नजर आया तो आपका और फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन रहा जब आपको पता चला कि फाइनल सिलेक्शन हो गया है? फैमिली वाले से भी बहुत खुश थे सर। मतलब कुछ सरप्राइज हुआ या फिर आपको लग रहा था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा? नंबर पहले ही डिसाइड हो गए थे, इसलिए उनको लगा ही था हो जाएगा इसमें तो। बहुत अच्छी बात है कि आप पहले से ही कॉन्फिडेंट थे। हाँ, फिर घर वालों को फिर बाद बाद में पता चला तो वो भी खुश हो गए। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको। मोहित जी, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। और 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा जा रहा है। उम्मीद हाँ करता सर। हूँ कि आने वाले साल भी आपके लिए इतने अच्छे जाए। और हम्म। इसके पीछे आपके पिछले सालों की बहुत सारी मेहनत है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आपने इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, या फिर जो कंपटीशन एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, वो आप कितने टाइम से कर रहे हो? इसके पहले आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, ये थोड़ा बता पाओगे तो? ठीक है सर। सर सबसे पहले तो मैंने ग्रेजुएशन होने के बाद फिर हमने बैंकिंग के लिए मैंने गया, बैंकिंग की तैयारी लगभग की। कब से कर रहे हैं? कब से? 2018 से ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद से मैंने बैंकिंग के लिए गया 1-2 साल के लिए। उसके बाद फिर 1-2 साल तैयारी की उसकी, लेकिन फिर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझको। तो फिर स्टार्ट स्टार्ट में फिर छोड़ दिया था उसको। फिर कोरोना के लिए वो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद फिर मैं इस पे डाइवर्ट हो गया, गवर्नमेंट जॉब वाले में। गवर्नमेंट जॉब वाले में मैंने तैयारी चालू की। फिर उसके साथ ही मैं कॉमर्स वाले फील्ड के लिए JVNL की भी आ गई थी उस टाइम वैकेंसी 2021 के लगभग। तो फिर उसकी भी साथ साथ में तैयारी चालू कर दी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और वो ये वाली दोनों साथ में तैयारी कर रहा था। वो अभी 2020 में आई थी ना असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, उसके साथ साथ में तैयारी चालू की थी। तो वो भी चल रही थी, उसके साथ साथ में JVNL की भी चल रही थी। इन दोनों की तैयारी चल रही थी। तो JVNL का दे दिया था। फिर उसमें तो फिर JVNL में कुछ 2-3 नंबर कम पड़ रहे थे, 2 गुना की लिस्ट में। तो उसमें तो फिर नहीं हुआ। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया, फिर उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वो छोड़ दी। उसके बाद पटवारी की और वीडियो की बिठाई, उनके लिए तैयारी की। फिर पटवारी में तो नहीं हुआ, वीडियो में वो प्री में हो गया था। फिर मेंस के लिए मैं गया एग्ज़ाम देने, लेकिन वहाँ 10 मिनट लेट हो गया, जो वहाँ एंट्री नहीं मिली। मेंस गया वीडियो का। तो फिर मेरे को ये था कि मेरे को वो प्री में हो गया था और कॉन्फिडेंस पे आ गया था कि हाँ अब तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी आगे तैयारी की, नहीं हुआ। फिर वीडियो की भी दी। वीडियो से ये था कि मेरे ये जूनियर अकाउंटेंट वाले का फर्स्ट पेपर अच्छा हो गया था, जीके वगैरह सब अच्छे हो गए थे। तो उसकी तैयारी की। फिर उसके बाद मुझे जूनियर अकाउंटेंट का पता चला कि वैकेंसी आने वाली है, और वो भी CET के अंदर है, और वो भी 15 गुना की लिस्ट से। तो उसको कैसे करना कॉमर्स वालों के लिए, तो वो तो थोड़ा होता ही है। तो फिर मैंने CET का पता चला कि CET में ही आने वाली। स्टार्ट से ही पता चल गया था CET में आने वाली है, लेकिन कुछ बोल रहे थे नहीं आएगी नहीं आएगी। तो लेकिन मैंने तो CET की तैयारी चालू कर दी। CET में चालू कर दी, तो CET में फिर अच्छे अच्छे से नंबर आ गए, 190 नंबर आ गए थे।
तो फिर उसकी तैयारी की। तो उसमें फिर सीईटी में 15 गुना की लिस्ट है, तो फिर उसके बाद इसकी तैयारी चालू कर दी। ठीक है बहुत ही लंबी जर्नी रही है आपकी जेपी सर। हाँ। स्टूडेंट, ये इंटरव्यू हम इसीलिए कंडक्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ बहुत ही खास पॉइंट पता चल सके, और मैं आपको आसान करके बताता हूँ। मोहित जी ने 2-3 बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। मोहित जी पहले सीए की प्रिपरेशन कर रहे थे और आईपीसीसी तक क्लियर है। उसके बाद इन्होंने मतलब 2018 से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो पहली बात तो सीए से ये इधर शिफ्ट हुए। बैंकिंग की बैंक। प्रिपरेशन की 1-2 साल, उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। उसके बाद इन्होंने कॉमर्स के भी कुछ एग्जाम दिए, जैसे जेवीवीएनएल का दिया, उसमें नहीं हुआ। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुआ। इन्होंने वीडियो पटवारी ये भी एग्जाम दिए, उसमें पटवारी में नहीं हुआ, वीडियो में हुआ। उसमें इंटरव्यू में 10 मिनट लेट हो जाने की वजह से फाइनल नहीं हो पाया। वो मौका केवल एक बार मिला वीडियो का, उसके बाद वीडियो में फिर से सिलेक्शन भी नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने जो जनरल पेपर की प्रिपरेशन की थी, उसके कारण जनरल पेपर इनका स्ट्रोंग हुआ। तो वो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब हमें मान लो बनना कुछ हो रहा है और हमने तैयारी कुछ और की तो हमारा तो टाइम खराब हो गया। लेकिन मोहित जी ने ऐसा नहीं माना। इन्होंने कॉमर्स कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो इन्होंने यही माना कि बैंकिंग, वीडियो, पटवारी के कारण अपन को फायदा हुआ है, जनरल पेपर स्ट्रोंग हुआ है। तो सीईटी में कॉन्फिडेंस रहा, सीईटी क्लियर हुआ। फिर इन्होंने टीआरए, जेआरए और आरएचबी की प्रिपरेशन की, दोनों का सिलेबस सेम ही था। सेम। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये पता चली अपन को कि एक बार में सफलता नहीं मिलती है, बहुत सारे एग्जाम में ये रह गए और इन्होंने कंटिन्यू किया। तो आप अगर ये मान करके बैठे हैं कि इन्होंने सीएमजे का कोर्स लिया, 2-3 महीने तैयारी की, सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 2018-19 से ये लगे हुए हैं, तो 4-5 साल की मेहनत है इनकी, इनके पीछे। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वीडियो वाला इन्होंने पॉइंट बताया कि इंटरव्यू के लिए 10 मिनट लेट हो गए। इंटरव्यू के लिए हो गए थे ना? नहीं, इंटरव्यू मेन एग्जाम के लिए, मेन एग्जाम एग्जाम के एग्जाम ही लिए, नहीं दी। हाँ, मेन एग्जाम के लिए 10 मिनट लेट हो गए। मुझे जनरल पेपर का पता नहीं होता है कि वहां पर क्या प्रोसेस होती है, किन में रिटन पेपर, किन में इंटरव्यू, किस में क्या होता है। हाँ। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा मैं। आरएचपी में सीएमजे से 9 स्टूडेंट थे जिनका डीवी में सिलेक्शन हुआ था, और वो 3 गुना की लिस्ट थी। अब आरएचबी में इन्होंने बहुत ज्यादा घपला किया, 3-4 बार लिस्ट आई। इंटर वो डीवी में भी इन्होंने हर परेशान बार। किया, बहुत ज्यादा परेशान किया। तो 9 में से 2 स्टूडेंट डीवी के लिए ही नहीं जा पाए। मतलब स्टूडेंट दूर दूर रहते हैं। अभी जैसे टीआरई में तो क्या कर रहे हैं, वो 3-4 बार नोटिस दे रहे हैं कि जो एब्सेंट है वो आ जाओ, जो एब्सेंट है वो आ जाओ। आरएचबी में उन्होंने अचानक से बताया कि कल डीवी होगा, आप लोग आ जाओ। अब जो स्टूडेंट मान लीजिए दूर रहता है, मुंबई है, बहुत दूर है, वो कैसे आ पाएगा? तो मैं भी एक 3 बार स्टूडेंट, गया था जयपुर। बिल्कुल। तो 3 बार। एक स्टूडेंट जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनसे भी हम रूबरू करवाएंगे। उनके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि डीवी के लिए नहीं गए। एक दूसरे स्टूडेंट जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो भी नहीं जा पाए। तो 9 में से केवल 7 स्टूडेंट ही डीवी करवा पाए। 7 में से 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और 4 का नहीं हो पाया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, अपन को उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर वो टाइम नहीं दे रहे हैं, एक दिन के अंदर पहुंचना है तो पहुंचना ही पड़ेगा। चाहे आप प्लेन से पहुंचिए, गाड़ी करके पहुंचिए, किसी भी तरीके से पहुंचिए। एक बच्चा तबीयत खराब के कारण नहीं जा पाया तो ये चीजें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। एजेंसी को एडजस्ट करना चाहिए, उनकी गलती है, लेकिन नहीं भी कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बार आपका डीवी में नाम आ गया तो आप ये मानो अगली बार भी आ जाएगा, वो मौका बार बार नहीं आता है। ठीक है। तो मोहित जी ये बताइए कि आपने जैसे जनरल पेपर की भी प्रिपरेशन की, कॉमर्स कंपटीशन की भी प्रिपरेशन की। ये तो आपने बता दिया कि जनरल पेपर की प्रिपरेशन करने से इन एग्जाम में आपको बेनिफिट मिला। ये बताइए कि जैसे जनरल पेपर में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती है और उन वैकेंसीज में सीट्स भी बहुत ज्यादा होती है, जबकि कॉमर्स में वैकेंसी भी कम आती है और उनमें सीट भी बहुत कम होती है। तो एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको क्या लगता है, सिलेक्शन लेना उनमें आसान है जनरल पेपर में, या कॉमर्स कंपटीशन में कहाँ आसान है? मेरे हिसाब से तो कॉमर्स वाले में थोड़ा आसान रहता है।
क्योंकि फिर उसमें कंपटीशन, इसमें कॉमर्स वाले में ऐसा होता है कि अपने जैसे अपने स्टार्ट से 11th 12th से पढ़ा हुआ था, अकाउंट वगैरह वही आती है, तो वो बेसिक वगैरह क्लियर होता है, तो अपन को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, जिससे अपन वो बाकी वाले स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे रहते हैं। अगर और जनरल वाला पेपर ऐसा होता है कि अगर किसी ने 2-3 साल अच्छी प्रिपरेशन की हुई होती है, तो वो जनरल पेपर के हिसाब से सही होके फिर बराबर होता है। लेकिन दोनों में से अगर पूछे तो कॉमर्स वाले में थोड़ा जल्दी चांस अच्छा स्टूडेंट, है। मैं और अभिषेक सर भी आपको काफ़ी टाइम से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, कॉमर्स स्टूडेंट का कॉमर्स कंपटीशन में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। बहुत एक साल में 7-8 वैकेंसी कन्फर्म आती है कॉमर्स की, हालांकि उनमें सीट्स लिमिटेड होती है। सिलेक्शन हाँ। का एक जनरल सा रूल है, सिलेक्शन आपका वहां पर होगा जहां आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, वहां पर होगा। तो यदि कॉमर्स के सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ होगा, लेकिन कॉमर्स को छोड़े 6-7 साल हो गए और आपका जनरल पेपर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बैंकिंग स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो फिर वहां पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अभिषेक सर। मोहित जी, आपका टीआरए और आरएसबी जूनियर अकाउंटेंट दोनों में आपका सिलेक्शन हुआ है। दोनों का जो सिलेबस था वो बिल्कुल सेम था, लेकिन जो डिफरेंशिएट पॉइंट था कि टीआरए के अंदर बताया गया था कि भाई हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आरएचबी के अंदर ऐसा कुछ बताया नहीं गया था नहीं। कि भाई कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे एग्जाम जहां पर केवल और केवल सिलेबस दे दिया जाता है और बताया नहीं जाता कि किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पर आपने अपना माइंडसेट कैसे बनाया? क्योंकि वहां पर जीएफआर और आरएसआर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आपके आरएचबी जूनियर अकाउंटेंट में। तो वो माइंडसेट आपने कैसे बनाया? ऐसा था, मेरे से स्टार्ट से मेरे RSSB जूनियर अकाउंटेंट और TRA के लिए ही थी, उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरे जब मैं इसकी देने गया हाउसिंग बोर्ड की, तो इसका दिमाग में ही नहीं था, बस इतना ही था कि मुझे ऐसे ही लगा था जैसा RSSB का पेपर आता है वैसा ही इसका भी आएगा, ऐसा ही मेरे मेरे दिमाग में था, बाकी कुछ नहीं था। बाकी और मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो वहाँ ऐसे ही पेपर आएगा, और कुछ नहीं था मेरे पास। तो मैं इस और मेनली तैयारी इसकी कर रहा था। तब तक मेरे सिर्फ कोर्स कंप्लीट हुआ था, रिवीजन होना ही था। जब मैं हाउसिंग बोर्ड का देने गया था, तब ऐसे ही चला गया था देने देने गया, तब उधर जाके पता चला कि ये तो सब उल्टा सीधा आ गया, क्या क्या सिलेबस है और क्या पूछ रहे हैं वहाँ पे। तो फिर उस हिसाब से तो फिर मैंने आज तक, नहीं नहीं मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। जैसे जो आज तक, और मुझे तो अच्छा लगा थोड़ा कि जैसे कि मुझे जब मैंने चालू किया ना करना, तो वो इजी लग रहे थे मेरे को, क्या पता क्योंकि मेरे को आगे से पढ़ा हुआ ऐसे लग रहा था, जैसे ये सब तो मैंने देखा हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी हुई थी, तो इकोनॉमिक्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो उसका बेनिफिट हुआ। करंट अफेयर्स का भी बहुत सारा बेनिफिट है, एक दो कुछ एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए कुछ। और बिजनेस स्टडी बहुत अच्छे से जैसे पहले पढ़ी हुई थी, जीवीएनएल के लिए पढ़ी थी, और आईपीसीसी के टाइम भी पढ़ा हुआ था मैंने जीवीएनएल, तो उसके लिए तो उस रिलेटेड क्वेश्चन आए वो। और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज अच्छा था, तो उसकी वजह से जैसे कि उस कारण मेरे वो पेपर अच्छा हो गया था। स्टूडेंट, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट आप इस इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हो। हम ये इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारे व्यूज आए, हम चाहते हैं कि 200-400-500 व्यूज आए, लेकिन जो सही बात है वो आप लोगों तक पहुंचे, चाहे 10 बच्चों तक पहुंचे, लेकिन सही बात पहुंचे। देखो, बहुत सारे कॉमर्स कंपटीशन के एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर सिलेबस बता दिया जाता है, ये नहीं बताया जाता किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। इवन सीईटी का आपका पेपर हुआ तो वहां पर सिलेबस बता दिया गया, ये नहीं बताया कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। जेवीवीएनएल में भी ऐसा ही होता है, आरएसबी में भी ऐसा ही हुआ। तो हमने कई बार वीडियोज में बताया है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंची नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है तो एग्जामिनर की मर्जी है, वो किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आरएसबी में उन्होंने आरसर जीएफआर से क्वेश्चन नहीं पूछे, बच्चों ने बहुत हंगामा मचाया कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, 25-25 क्वेश्चन नहीं पूछे। नहीं, आपके कंट्रोल में, ये सीधा सा रूल है। जेवीवीएनएल के 3 पेपर मेरी नजरों के सामने हैं। एक में उन्होंने अकाउंट से ही लगभग लगभग सारे क्वेश्चन पूछ लिए, सारा क्वेश्चन। एक में उन्होंने मतलब अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, इनसे पूछे, ऑडिट से नहीं पूछे। तो हर बार वो पैटर्न चेंज करता है। हमारे पास स्टूडेंट का डेटा रहता है कि जब स्टूडेंट जेवीवीएनएल का एग्जाम देकर के आता है, हम उनसे वर्बली पूछते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, तो हमारे पास वो डेटा है। फिर भी हमने यूट्यूब पर आज तक ये वीडियो नहीं बनाया
किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम ये मानते हैं कि पेपर के पैटर्न को फॉलो ही मत करो, वो पैटर्न हर बार चेंज करेगा। एक और अच्छा पॉइंट बताता हूँ, टीआरई के अंदर उन्होंने बता रखे थे कि हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। तो हम बच्चों के जैसे मॉक टेस्ट लेते थे, एक मॉक टेस्ट में हमने क्या किया, जैसे बिजनेस स्टडी में 25 क्वेश्चन है, तो हमने 2-3 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं डाले और कुछ चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए। तो एक बच्चे ने बहुत ही सख्त शब्दों में आलोचना की कि हर चैप्टर से बराबर बराबर क्वेश्चन आएंगे, आपने तो हर चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं डाले। तो हम मॉक टेस्ट में भी यही पैटर्न रखते हैं कि बच्चे को सरप्राइज होना चाहिए। उन्होंने कहा थोड़ी है कि हर चैप्टर से बराबर क्वेश्चन आएंगे, बिजनेस स्टडी के एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन आ जाए तो भी आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको जरूर से ध्यान रखनी है, और जो भी आपके साथी है उनको जरूर से बताए कि एग्जामिनर ने नहीं बताया कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो अपने आप गलती से भी डिवाइड नहीं करें। मोहित जी ये बताइए कि जैसे आप सीए स्टूडेंट रहे हैं, आईपीसीसी तक आपने क्लियर किया है, तो बहुत सारे हमारे साथी ये कहते रहते हैं कि मतलब सीए स्टूडेंट सीएमजे के पास आया और सीएमजे की किस्मत चमक गई, बच्चे का जो सिलेक्शन वैसे ही होना था, बच्चे को पहले से ही आता था सब कुछ और बच्चे ने तो बस वैसे ही कोर्स ले लिया, उसका सिलेक्शन होना ही था। तो हमारे क्वेश्चन सीएमजे के बारे में नहीं है, हम आपसे ये जो आपकी ओपिनियन हो वो बताना जो बिल्कुल आपको फेयर लगे, कि जो सीए सीएस सीएमए के जो प्रोफेशनल एग्जाम है और जो कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम है उनमें कितना डिफरेंस है तैयारी में, और आपको क्या लगता है कि कॉमर्स कंपटीशन की प्रिपरेशन यदि सीए स्टूडेंट कर रहा है तो उसे कोर्स वोर्स लेना चाहिए या फिर केवल टाइम पास के लिए ही है, मतलब डायरेक्टली दे देना चाहिए, जो आपको लगे वो आप बताइए। सर जैसे मेरे सीए थी तो मैंने 2018 से पहले सीए किए हुए था, आईपीसी उस टाइम किया हुआ था। तब तक ये वैकेंसी आई तब तक तो मैं सारा लगभग भूल ही गया था, लगभग लगभग कुछ खास भूल याद नहीं भूल था गए वो मुझे। अलग पॉइंट, मान लीजिए याद रहता फिर क्या सिचुएशन होती। हाँ फिर भी लेकिन उसमें और इसमें तो बहुत अंतर है, क्योंकि इस वाले में थ्योरी ज्यादा पूछते हैं, उस वाले में प्रैक्टिकल, और वो वाला जो होता है उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें अपने वाले आरएसएसबी वगैरह में, और उसमें सारा वो क्वेश्चन आते हैं वो उस टाइप से आते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है मुझे। स्टूडेंट, हर कोर्स का एक पर्पज होता है, गवर्नमेंट वो नॉलेज आपकी चेक करना चाहती है। सीए का पर्पज ये है कि वो सीए बनने के बाद काम कैसे करेगा, तो वहां पर उस तरीके से प्रैक्टिकल डिफिकल्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमर्स कंपटीशन में वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता है, इस वजह से यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकम टैक्स में एक सिंगल अमेंडमेंट का क्वेश्चन नहीं आता है, 1-1.5 महीने पहले सीबीएसई का पेपर हुआ है, वो आप उठा करके देख लीजिए। बहुत सारे लोग आप सीए स्टूडेंट का भविष्य खराब कर देते हैं ये कह करके कि आपको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं की, रह गया, 5 साल पहले फिर से वो वैकेंसी नहीं आएगी। दूसरी बात कि बिल्कुल ही अलग अलग तरीका होता है, पेपर बिल्कुल अलग अलग आता है, ये कहकर स्टूडेंट को भ्रमित कर दिया जाता है कि इनकम टैक्स चेंज हो गई, जीएसटी में डेली चेंज आते हैं, टैक्स में डेली चेंज आते हैं, बच्चा उन अमेंडमेंट को पढ़ने के लग जाता है और एग्जाम में बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिक तो क्वेश्चन। आपको है ना वो तरीका समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको खुद एनालाइज करना है, आपको वो नहीं मानना है जो हम कह रहे हैं, आपको वो भी नहीं मानना है जो दूसरे टीचर कह रहे हैं। मान लीजिए कि ये स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पर, आप इनकी भी मत मानिए, लेकिन बहुत सारे एग्जाम तो ऐसे हैं जिनके पेपर अवेलेबल है, उन पेपर को आप उठाइए, उनके क्वेश्चन देखिए। सीबीएसई का पेपर तो अभी हुआ है, तो उसमें आप देखिए कितने अमेंडमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दुनिया भर के आपको पेपर मिलेंगे, यदि आप खुद समझदार नहीं बनेंगे तो लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे इसी तरीके से। अभिषेक सर। मोहित, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि सीएमजे के बारे में आपको कैसे पता चला, और जो सीएमजे के कोर्सेज जो आपने स्टडी किए हैं उसका पैटर्न क्या रहा, मतलब कि आपने सीएमजे के कोर्स से किस तरह से स्टडी की, नोट्स प्रिंट आउट करवाए थे या नहीं करवाए थे, हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, तो सीएमजे के कोर्स से पढ़ने का तरीका क्या रहा आपका। और लास्ट जो कि 3 क्वेश्चन है मेरा, सीएमजे के बारे में कहाँ से पता चला, सीएमजे के हाँ कोर्स से आपने कैसे स्टडी की, और सीएमजे के कोर्स में अगर आप कुछ एड ऑन करना चाहते हो
कुछ अच्छी बातें या बुरी कोई बातें, जो भी बातें। कोई भी हाँ, कमियां नजर आई हो कि आपने हमसे कांटेक्ट किया हो, तो आप हमने आपको रिप्लाई नहीं किया हो, या फिर कोर्स डिले हुआ हो, वीडियोस डिले आए हो क्वालिटी को लेकर, जो भी आपकी फेयर ओपिनियन है वो बताइए। हाँ, ठीक है। मेरे को ये सीएमजे का पहली बार पता जब मैंने जेवीएनएल का दिया था ना, तब पता चला था। जब जेवीएनएल में के जब देखा, इतने सारे चेक किए तो किन्हीं के कोई सिलेक्शन भी नहीं दिखा रहे थे तो वो तो। और कहाँ लेकिन से अब पता चला, जैसे टेलीग्राम यूट्यूब ऐड से से या यूट्यूब का कोई यूट्यूब वीडियो सामने आया? हाँ, यूट्यूब से ही पता चला। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो दो तीन टीचर के देखे थे, तो फिर मैंने उनसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो उनमें से कोई क्वेश्चन लगभग आए नहीं, क्योंकि उसने उस टाइम हमारे जब उससे पहले आए थे ना, तब उसमें ऑडिट वाले सारे पूछे थे, तो उन्होंने बोला ऑडिट आएगी, तो मैंने भी पूरी ऑडिट पढ़ ली थी स्टूडेंट, पूरी, ये मतलब। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जहां पर ये नहीं बताया कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो डाल रखे हैं लोगों ने कि सब्जेक्ट से जेवीवीएनएल में कितने क्वेश्चन आएंगे, उस वीडियो को देखिए ही मत, बिल्कुल मत देखिए। हाँ जी। हाँ, ऑडिट का पता चला था कि ऑडिट में आएंगे। ऑडिट और अकाउंट मैंने दोनों बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली थी। एक और फिर पॉइंट मैं फिर से रोक रहा हूँ, जैसे पिछले जेवीवीएनएल में ऑडिट ऑडिट से मुश्किल एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा, एक भी क्वेश्चन या नहीं है। एक हाँ, आया भी हो तो। बहुत अब कम। अब है ना, मतलब इतनी बार मना करने के बाद भी कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि ऑडिट से क्वेश्चन नहीं आते। हो सकता है इस बार ऑडिट से सारे क्वेश्चन आ जाए, तो भी सारे आ आप जाए। रेडी रहना। हाँ जी। तब उस टाइम नहीं आए फिर हमारे क्वेश्चन, तो फिर हमने देखा यार कि उसमें भी से नहीं आया। अकाउंट से भी थोड़े पूछे तो डेप्थ से पूछे। और उस टाइम नई नई जीएसटी आई थी, जीएसटी से भी आएंगे, सारा हल्ला बना दिया था कि जीएसटी से आए। और जीएसटी से कुछ क्वेश्चन नहीं आए, आए भी तो वो भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन, इसका जीएसटी मतलब का ये जरा। नहीं है कि इस बार नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखना। हाँ। वरना फिर से हाँ, आप इसी वीडियो को ये बना दोगे कि इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं बनाना है। फिर दूसरी तरफ देखा तब तो पता चला कि सीएम जैसे इतने 49 बच्चों का सिलेक्शन हुआ वगैरह। मैंने सोचा यार ये इधर वाले तो कोई बोल भी नहीं रहे, चुपचाप है, और इधर बोल रहे सिलेक्शन। तो मैंने फिर उस टाइम से आपके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। मैंने सोचा कि क्या बात है, तो फिर ऐसे ज्वाइन किया। तो एक दो साल तो मैंने क्या किया, देखा आपको कि कैसे सिलेक्शन हो। तो फिर दूसरी बार वापस जेवीएनएल किया, तो वापस ऐसे ही कैसे हुआ, हमसे सिलेक्शन होगी। और मैंने उस टाइम भी कोर्स नहीं लिया, मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहा हूँ। फिर अच्छा, तीसरी फिर बार भी में जब कोर्स नहीं लिया किया आपने जेवीवीएनएल नहीं का? नहीं अच्छा। मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहे होगे, कोई नहीं, पता नहीं है। फिर अच्छा। तीसरी बार में जब इसमें आया तो मैंने कहा अब रिस्क नहीं लेना अब तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सीए वाला होता है तो उसमें तो वो इस टाइप के प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन को पढ़ना है बेसिक, और वो भी अकाउंट भी बेसिक वाली आती है। बेसिक में भी कुछ वो ज्यादा नहीं, सारे क्वेश्चन टाइप के आते हैं वो, और वो उस टाइप से आते हैं। तो पिछले वाला पेपर देखा था, तो इस हिसाब से मैंने सोचा अब तो कोर्स लेना ही पड़ेगा, फिर जाके कोर्स लिया आपका। तो मतलब कि अभी भी हमारे मोहित, काफी सारे साथीगण हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हम सिलेक्शन ऐसे ही बताते हैं, तो उनको हम भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। हाँ हाँ, हाँ, फिर मोहित हाँ, जी, बताइए अगर बताइए। अगर आपकी इच्छा हो तो, जो आपने जेवीवीएनएल के टाइम कोर्स लिया था और आप बता रहे हैं कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आए, अगर आपको आपका मन हो तो आप उस इंस्टीट्यूट का नाम बता सकते हैं। केवल पर्पज ये है कि दूसरे बच्चे नहीं फंसे, अगर आपका मन हो तो। ऐसे कोर्स वगैरह किसी का ही नहीं लिया था, मैंने सिर्फ वो पढ़ा था, यूट्यूब से पढ़ा था दो तीन दिनों से। जैसे मुकेश पंचोली है, एक वो भवानी सर उत्कर्ष वाला है, उनसे, इन दोनों से ही पढ़ा था सिर्फ, बाकी किसी से ही नहीं पढ़ा। देखो, यूट्यूब का कुछ फिर ध्यान भी नहीं एक आया। हाँ। रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि यूट्यूब पर सारा कंटेंट नहीं होता है। और हम्म, मान लीजिए मेन कोर्स के अंदर कोई चैप्टर 4 घंटे में कराया गया है, यूट्यूब पर हो सकता है 40 मिनट में कराया गया हो, तो उसको अपन हाँ, लिमिटेशन नहीं मान सकते, उसके बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि कोर्स में कंटेंट कम होगा। मोहित जी, एक नहीं, आउट ऑफ मैंने द। हाँ जी। मैंने वो देखने के लिए चेक किया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मेरे मेनली वो पर्पस था। मैं अच्छा। जैसे जो टॉपिक पे आएंगे तो उस हिसाब से मैं भी पढ़ लूंगा, तो जो उनकी बात मानी तो फिर वो सही नहीं अच्छा बाकी मोहित कुछ जी, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, जैसे ये टीआरए का रिजल्ट आया था और आपके 550 नंबर है, एससी कैटेगरी में 100 नंबर ज़्यादा है, तो इसमें भी जैसे कंफर्म सिलेक्शन होना है। तो जब टीआरए का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब तब तो उनके वीडियोस देखे जा रहे थे, उनको पसंद भी किया जा हाँ। रहा था, हमें गालियां मिल रही थी। तो लोगों ने बोला कि धांधली हुई है, यूट्यूब वीडियो पर आकर के लोगों ने हाँ, आंसू भी बहाए थे बिल्कुल। कि बच्चों के साथ धांधली हो गई, गड़बड़ी हो गई। और आपको भी बच्चों ने बोला होगा, मतलब कि हाँ हाँ, तुम्हारे कि इतने कट मार्क्स ऑफ जो कैसे आ बताए गए। वो कट ऑफ तो नहीं आए वो, और
आप मतलब उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो बच्चे तो भ्रमित हो जाते हैं, उनको जैसे शौक लगा होगा, लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनका काम गाइड करना है, उन्होंने इस तरीके की चीजें कही कि 90% बच्चों का सिलेक्शन चीटिंग से हुआ है, तो उन चीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं एक ही कहूंगा, जब मेरे पहली बार जब मैंने इतने सारे एग्जाम दिए ना, तो उसका एक्सपीरियंस इतना सा है कि मुझे जब भी मैंने एग्जाम दिया ना, जैसे जेवीएनएल का दिया, इससे पहले अपेक्स बैंक का दिया, तो उसमें भी ऐसे ही लग रहा था सारे, जब भी किसी को पूछते तो इसमें तो धांधली हुई है वो हुआ है। तो मेरे मन में बस यही था कि नहीं, कि हुई होगी तो वो सब वो बात अलग है, लेकिन अपन को अपनी तैयारी पूरी करनी है, पक्की करनी है। तो वो भी मैं भी कभी भी सोचता था हाँ धांधली हुई है तो उनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर उस उन बातों को मैंने इतना ध्यान नहीं लिया, एक दो दिन दिमाग में रहा, फिर मुझे भी लगा ये सब धांधली से ही होता है, सिलेक्शन नहीं होता। उसके बाद सही से पढ़ाई की, मुझे फिर पता चला कि हाँ, कि मुझे कितना कुछ अभी तक तो बाकी था, कि कितना सब कुछ अभी तो मैंने पढ़ा हुआ भी नहीं था। जैसे जीके मैंने वापस पढ़ी, तब पता चला कि बहुत सारी चीजें तो मैंने पढ़ी हुई नहीं थी पहले, फिर भी मैं एग्जाम देने गया था और मुझे लग रहा था मैंने सारी तैयारी कर ली है। वैसे के मोहित जी वैसे जैसे एक मोहित जी एक बात बताइए कि आपके जैसे टीआरए में अच्छे मार्क्स है, 550 नंबर है, लेकिन हाँ ये आरएचबी में मुझे कम लग रहे हैं, 450 में से 238। इसका क्या हाँ रीजन है, जबकि पेपर आरएचबी का आसान था? हाँ, तो उसमें आसान होने का सबसे पहले मैं जब गया ना एग्जाम दिन, तो मुझे मेरे दिमाग में था नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन तब जब मैंने वो विंडो ओपन हुआ ना, तब उसमें कुछ कहाँ भी लिखा हुआ नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो मुझे लगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कि इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि स्टार्ट से जब वैकेंसी नहीं आई तब से ही पता चल गया था कि इनका तो ये वो फ्रॉड है, वो है, इसकी तो की बेच दी गई ना, वो वाली सब आ रही थी बातें। तो मुझे भी लगा, मैंने सोचा नहीं होगी वो वाला। तो मेरे दिमाग में तो मैंने सारे 150 क्वेश्चन वो सारे अटेंड कर लिए, तो सारे स्टूडेंट अटेंड कर दिए, इस कारण स्टूडेंट मेरे को। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपकी अदालत में रजत शर्मा जी भी नहीं पूछते हैं। मैंने जानबूझ करके ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई टीआरए में ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो आरएसपी में कम कैसे बन रहे हैं, पेपर आसान होने के बावजूद। ये सारे के सारे क्वेश्चन करके आए हैं, 450 का 450 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं। मतलब आते हो नहीं आते हो ये मान करके कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जबकि थी, तब जाकर के इनके 238 मार्क्स आए हैं। बनी, हाँ। और स्टूडेंट इस धांधली वाला मैटर में मैं फिर से यही कहूंगा, देखो, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप कितना भी रेस्पेक्ट करते हो, टीचर केवल खुद का डिफेंस कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं देने का हाँ, डिफेंस तैयार कर रहे थे कि वो सिलेक्शन क्यों नहीं दे पाए। स्टूडेंट से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप ये मान लेंगे ना कि धांधली के कारण हमारे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो कभी भी होगा ही नहीं सिलेक्शन। मैं मान लेता हूं कि 5-10% मान लीजिए कहीं होती होगी धांधली, हो सकता है कहीं होती होगी, लेकिन जो बची हुई सीट है उन पर आपको फाइट करना पड़ेगा। आप ये मान करके चलते हो कि 5,000 की 5,000 सीट इस तरीके से भरी जा रही है, तो फिर तो कोई एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं है। 5,000 में से अगर 4800 सीट बची, 4500 सीट बची, उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए ना। इन इन स्टूडेंट्स का भी तो हो रहा है। अगर ये धांधली कर सकते तो इतने सारे इन्होंने एग्जाम दिए, हाँ। 2018 से कर रहे हैं, उनमें करते ये लोग। अभिषेक जी और कुछ? बस वही ना, अभी वो मेरा क्वेश्चन का जवाब पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। सीएमजे के कोर्स से आपने हाँ, कैसे तो स्टडी की और सीएमजे क्या के बारे में। एक्सपीरियंस रहा, जो कमियां नजर आई वो भी बताइए। मैंने जब पहले जो ये एग्जाम होने वाला था ना, उसके एक साल पहले कोर्स लिया था। लगभग जब पहली बार फर्स्ट बार डेट आई थी ना टीआरए जीआरए की, तो उसके लगभग 5-6 महीने पहले कोर्स लिया था, क्योंकि इससे पहले मेरा हाईकोर्ट एलडीसी में हुआ हुआ था टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग अच्छा। देने गया, फिर उस चक्कर में थोड़ा 2-3 महीने थोड़ा लेट हो गया था, तो उसके कारण फिर इसके कोर्स लिया। और मेरे मेन पर्पज यही था कि एफ आर ए जी एफ आर और ये बिजनेस स्टडी अकाउंट वगैरह बढ़िया करनी है, ताकि सेकंड वाला पेपर अच्छा हो जाए अपने। तो इस चक्कर से मैंने तैयारी चालू की। तो सबसे पहले मैंने चालू जीएफआर और इससे ही की थी, आरएसआर से। अरे तो सर से। हाँ, ऐसा। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों का कोर्स कंप्लीट किया, आपके डेप्थ वीडियो सारी सारी देखी हुई है मैंने, सारी सारी। और उसके बाद वो नीचे क्वेश्चन दिए हुए, सारे क्वेश्चन भी किए हुए ऑनलाइन वाले। उसके बाद ऐसे करके मैंने दोनों कंप्लीट कर दिया था, ये कर लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स आनी थी तब तक,
तो उस इस इसके चक्कर में प्रिंट मैंने आउट नोट्स निकलवाए थे या फिर नहीं, प्रिंट आउट नहीं निकलवाए, सारे मैंने बनाए थे रफ हाथ नोट्स से, खुद खुद से बनाए थे? टाइम भी खुद था से। आपके हाँ, पास? वीडियोज टाइम भी था। एक एक बार देखा था या बार बार देखते थे? बार बार देखा नहीं था? नहीं, जैसे कोई नॉर्मल नॉर्मल वाले रूल्स थे उसमें तो मैंने एक एक बार में हो गया था। जो जैसे हाँ, कठिन रूल्स थे उसमें उसके लिए 2 बार देखना पड़ा था वो बस। बात ओके। हाँ, और ये ठीक है, जैसे कुछ एक लगभग ओवरऑल रूल्स ऐसे एक्सपीरियंस थे, कैसा रहा आपका? बड़े बड़े रूल्स थे। ओवरऑल फिर उसके बाद एक्सपीरियंस भी कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था कि और जैसे कि कोई सारे दोनों में से ज्यादा बढ़िया किसका लगा? हाँ, दोनों दो में से हाँ। जैसे डेप्थ पे बोले तो फिर इन सर का अच्छा लगा, जेपी सर का अच्छा था थोड़ा, अच्छा। क्योंकि वो मैंने ऑडिट भी की थी आपसे और बिजनेस स्टडी भी की थी, तो दोनों अच्छे लगे थे। और बाकी और सबसे जीएफआर और इनके बारे में तो, आपके बारे में तो इतना पता नहीं था, क्योंकि वो सारे नए चैप्टर ही तो थे। सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी मैंने पहले से, तो इकोनॉमिक्स को मैंने इतना पढ़ा और नहीं, बस एक अकाउंट्स? एक बार देखा था। अकाउंट्स अकाउंट्स भी पढ़ी हुई थी, तो वो भी एक बार अकाउंट्स ही देखी वैसे भी थी। स्ट्रोंग होती है इनकी। हाँ मतलब हाँ, अभिषेक वो सर तो की है ना एक खासियत, अभिषेक सर बहुत कम मैटर में मतलब बहुत जल्दी से इंपॉर्टेंट मैटर ढूंढ लेते हैं। जो मेरा तरीका है ना, मैं वो नहीं कर पाता कि मतलब बहुत कम मैटर में मैं बता दूं कि इसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे और वो बन जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, वो पूरा उसको खोल देता हूँ, उसमें से कुछ वो छोड़ता पूरा ही नहीं रहता हूँ। था। जबकि हाँ अभिषेक सर का ये तरीका है कि वो फटाफट ढूंढ लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो वो शॉर्ट में बहुत अच्छा करा पाते हैं वो। हाँ। तो जो और जैसे आप जेपी सर ने बताया तो वो सारा, तो उस अकॉर्डिंग ही तो क्वेश्चन आए थे सारे, वो खुल के। अब वो क्वेश्चन तो आए नहीं वो, क्योंकि ऐसे उल्टा हो गया, जैसे आंसर पूछ लिया और अब पूछ रहे बता रहे हो कि क्वेश्चन क्या आया था, ऐसे इस बिल्कुल। टाइप के क्वेश्चन आए थे टीआरए जीआरए। तो वो टाइम भी तो इतना फटाफट जा रहा था, जैसे कि मेरे एक, जैसे अपन ने 3 घंटे मिलते हैं उसके लिए सेकंड पेपर हाँ, के लिए, तो मेरे 2 घंटे तो उसमें ही उसमें हो गए खत्म, इन दोनों वाले में, अकाउंट वाले में, जीएफआर और इनमें हो गए। फिर आधे घंटे में मैंने ऑडिट और अकाउंट की, आधे स्टूडेंट घंटे कुछ में, और कुछ फिर आधे घंटे में बातें हो गया। कुछ बातें अगर हम आपको बताएं, तो पहली बात तो इन्होंने एक साल पहले कोर्स लिया और लगभग 8-10 महीने इन्होंने तैयारी की। जबकि तैयारी के बच्चे आंदोलन में संलग्न थे, बहुत सारे लोगों ने बोला सीईटी नहीं लगेगा, तैयारी मत करो, इन्होंने कंटिन्यू तैयारी की। दूसरी बात, इन्होंने वीडियोज एक बार देखे, जहां जरूरत थी वहां पर इन्होंने फिर से देखे। नोट्स इन्होंने बनाए, हालांकि हम लोग प्रिंट आउट का सजेस्ट करते हैं। और इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, जैसे हमने बताया कि क्वेश्चन करने हैं, वीडियोज देखने हैं, वो सब कुछ इन्होंने किया। मोहित जी, ये भी बता दीजिए कि बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे टीआरई के रिगार्डिंग, तो उनमें आपने कितना पार्टिसिपेट किया, या फिर मतलब आपको सच्चा कॉमर्स विद्यार्थी माना जाए, या फिर जैसे सीएमजे को लोग सच्चा कॉमर्स का हितैषी नहीं मानते हैं, वैसे आपको भी नहीं माना जाए? कितना आपने सहयोग किया उसमें, कितने धरने पर बैठे? ये आंदोलन आंदोलन में गए आप? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ जैसे ऊपर वो सीट रख के कैसे देखते हैं सबको वैसे देख रहा था मैं, बस ब, इतना सा था। ये तो बहुत ही एक बड़ी निर्लजता है कि इन्होंने भी कॉमर्स मेरी जान की तरह कोई भी आंदोलन में वो नहीं किया। अभी एक वैकेंसी आई है आरसीडीएफ, उसका हाँ शॉर्ट ठीक है। नोटिस आया है, डिटेल नोटिस नहीं आया। तो पिछली बार उसमें एक्सपीरियंस मांगा था, तो हमारे एक साथी टीचर है, उन्होंने बोला कि आंदोलन आप स्टार्ट कर दो एक्सपीरियंस हटवाने के लिए। मतलब जैसे ही वैकेंसी आती है बच्चों को आंदोलन में लगा दो, जिससे हट जाए तो कोचिंग वालों का फायदा हो। फायदा स्टूडेंट, हो मैं वो आपको तो। साफ बता रहा हूँ, यदि आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो जो आंदोलन करते हैं उनको आप करने दो, अगर बदलेगा उनके कारण बदल जाएगा, आपका फायदा हो जाएगा। केवल तैयारी पर ध्यान दो, आपके सिर पीटने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को। वरना इस प्रकार के बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं, आप आंदोलन करते रह जाते हो। थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट सेल्फिश बनना पड़ेगा। गवर्नमेंट को आपकी जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की आपको जरूरत है। हाँ, हमको जरूरत है वही। फिर जब और ये हाउसिंग बोर्ड का भी हुआ तो इसमें भी बोल रहे हैं कि उदयपुर से कि एक एक का ही हुआ है, जैसे हम उदयपुर वाले जोन से हमारा मेरा ही हुआ है, तो कि इसमें यही हुआ, और सारे जयपुर वाले जोन वाले ले लिए हैं, तो और जोधपुर वाले 2-3 का ही हुआ है। तो कि इस कारण के वो सारा जान धांधली, अगर मेरा हो गया और मैंने कुछ पैसे खिलाए नहीं, तो मुझे पहले तो यकीन नहीं था इस पे कि इसमें हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से खबरें सुनी हुई थी मैंने, लेकिन जब हो गया तो मुझे लगा कि ये और सब और बिना सही नाम है। लिए बता रहा हूं, नाम आप लोगों को पता है। टीआरए में धांधली के नाम पर एक नेता ने पैसे इकट्ठे किए थे, और उस हाँ बच्चे के कितने मार्क्स थे ये भी आपको पता है, कि वो कोर्ट में क्यों गया था, उन पैसों का उन्होंने क्या किया ये भी आपको पता है। हाँ एक बंदा है, सरनेम है डागर, कोई शर्म नहीं है इस बात की, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है।
जब हम सपोर्ट कर रहे थे उस बंदे ने कॉल करके मुझे डेथ थ्रेट की धमकी दी कि तू जयपुर आ, मैं तेरा इलाज करता हूँ। तो इन लोगों से जितना आप दूर रहेंगे ना उतना फायदे में रहेंगे। ये लोग कुछ नहीं है, हर भर्ती में आते हैं, ईच एंड एवरी वैकेंसी में आते हैं ये लोग, और पैसे खाने वाली हरकतें करते हैं और कुछ भी नहीं करते। ये स्टूडेंट बहुत, मतलब आप ये देखिए सीए फाइनल का स्टूडेंट है, इतने एग्जाम दिए हैं, तो आप इनसे कुछ सीखिए कि मतलब सिलेक्शन किस तरीके से होता है। ये आंदोलन वाले बच्चे केवल बेवकूफों वाली हरकतें और कुछ भी नहीं है। आपके कहने से गवर्नमेंट कुछ भी चेंज नहीं करेगी। जो आंदोलन करवाते हैं वो तो दिमागदार है, जो उनकी बातों में आ जाते हैं स्टूडेंट पढ़ाई करने वाले वो बेवकूफ हैं। वही जो तो, और जब मेरे टीचर भी अभी इससे पहले भी वैकेंसी में हुआ था तब भी ऐसे ही बोल रहे थे, तो हम भी एक बार एक दो दिन बच्चे हम भटक जाते तो फिर एक दो बार बात में आ जाते, लेकिन फिर नई वैकेंसी आती है तो नई उमंग के साथ करते हैं कि हाँ भाई कि इस बार तो और अपन को लेना और ही है थोड़ा बहुत सिलेक्शन। सपोर्ट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ट्वीट कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ वो और ट्वीट तो एक मान लो पास में रह रहे हैं, एक बार आप धरने पर चले गए 1-1.5 घंटे के लिए, कोई पास में दिक्कत रह नहीं रहे है। हैं। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है कि सुबह से शाम डेली आप उसी में लगे हुए हैं, और इस तरीके से कहा जाता है कि मतलब कोई आया नहीं, सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये वो, मतलब इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है ना, वो है समस्या। उस चीज को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। एटलीस्ट नोटिफिकेशन आने के बाद तो आपको उन चीजों को छोड़ना ही पड़ता है। तो स्टूडेंट जैसे ये अब थे। हाँ जी। उसका टीआरए जेआरए के लिए के सीईटी में डालेंगे, तो सीईटी के लिए तब अशोक गहलोत के टाइम उन्होंने वो बोला था कि बजट के लिए सजेशन चाहिए थे, तो उसके लिए हमने बहुत सारे ट्वीट किए थे और वो सजेशन भी दिए थे कि सीईटी से निकाल दो। लेकिन जब हमको पता चला गवर्नमेंट का यही होगा कि सीईटी आएगी तो आएगी, तो फिर सीईटी की तैयारी भी लग गए। तो एक दो बार बस ट्वीट किया और वो कर दिया, बस अपने हाथ में यही है, बाकी कुछ नहीं कर सकते आप। सीईटी का एग्जाम होने से 7-8 महीने पहले गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया, हाँ इमीडिएटली एप्लीकेबल सीईटी होगा। 8 महीने पहले बता दिया। कट ऑफ गई 50% के लगभग, और उसके बाद भी आपका सीईटी क्लियर नहीं होता है, तो आपकी गलती ये है कि आप उन सातिर लोगों की भ्रम में आ गए जिन्होंने बोला सीईटी नहीं होगा। लास्ट दिन तक वो ये बोलते रहे सीईटी नहीं होगा। सीईटी हटता तो केवल कोचिंग वालों का फायदा होता और किसी का फायदा नहीं होता। और किसी का, हाँ। जो गलतियां हो चुकी उनसे सीखिए, भविष्य में सुधारिए, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। तो मोहित जी, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये टीआरए का रिजल्ट आने वाला है। डेली मतलब चल रहा है इसका, और जैसे ही टीआरए का रिजल्ट आता है एक बार आपको फिर से हम आमंत्रित करेंगे, और आपको और आपकी फैमिली को फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, वो स्टूडेंट जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी आपके कमेंट्स है, राय है, या और कुछ जानना हो मोहित जी के बारे में, वो आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपको बेस्ट लगा, जो भी आपको सीखने को मिला, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभिषेक जी। बस तो मोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक सर आपका भी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।